अब ये देखो, ये जो स्टोरी है अब इससे आगे होती है प्रोसीड। कल की क्लास में जो स्लॉट हैं, जो साइंटिस्ट के स्लॉट हैं, दूसरे स्लॉट में भी चले गए थे। तो देखना एक बार, थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बोहर हो गया, ये एक स्लॉट है, ठीक है। दूसरा स्लॉट मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आएगा आज का तीसरा स्लॉट, लुई डी ब्रोय, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। तो एक बार जल्दी से चेक करो, ये थोड़ा सा मैं रिवाइंड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। ये इसका नाम बताओ भाई, मैक्सवेल। ईएमआर के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका नाम मैक्स प्लैंक, दिखने में थोड़ा थोड़ा जे थॉमसन जैसा, लेकिन इसने जो बताया था वो थी क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अगला ये एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके साथ बैठा है, और ये जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, यहाँ से शुरुआत होती है। दिस इज लुई डी ब्रोय, लुई डी ब्रोय, फ्रेंच साइंटिस्ट था। लुई डी ब्रोगली, इसको हम बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, लुई डी ब्रोय, ठीक है। इसकी जो थ्योरी आएगी ना, उसमें डुअल बिहेवियर के बारे में बताया है, बहुत कमाल की थ्योरी है, भी देखना है, कई स्कूल ये पूछते हैं। ये हाइजेनबर्ग, लिख के रख लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोस्टली स्कूल पूछते हैं, मोस्टली, ठीक है। हाइजेनबर्ग जो है ये जर्मनी का है, इसकी शक्ल से एटीट्यूड दिख रहा होगा, इसमें होना भी चाहिए। ये भी एटम बम बना रहा था बैठ के जर्मनी में, और ओपेनहाइमर भी पहले तो ये बना रहा था। इसके लैब में क्या हुआ, धमाका, ठीक है। तो इसकी धमाके की न्यूज पहुंच गई पूरे वर्ल्ड में। यूएस के पास न्यूज आई तो यूएस ने उसी टाइम अपना ओपेनहाइमर लगा दिया, टू भी बना बम। फंड की कमी होगी, हम देंगे पूरी। एक साइंटिस्ट ऐसा प्रोफेशन है जहां पर गवर्नमेंट है ना, ये नहीं पूछती कि कितना पैसा चाहिए, जितना चाहिए उसके हाथ में ओपन है, कितना ही पैसा ले, कितना ही पैसा ले, साइंटिस्ट का प्रोफेशन। तो इसकी लैब में हुआ धमाका, ये कामयाब नहीं हो पाया। यूएस में बैठने वाला ओपेनहाइमर वो कामयाब हो गया, एटम बम। तो इसका नाम क्या था भाई, हाइजेनबर्ग। जर्मन्स में एटीट्यूड होता है और वो दिख भी रहा होगा, हिटलर को तो जानते हो, ठीक है ना, नाजी। अगला है श्रोडिंगर, इसका कैट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, श्रोडिंगर का कैट एक्सपेरिमेंट। तो ये श्रोडिंगर है, और इसने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताया, एक तरह से ये मान के चलिए, ठीक है, पैरेलल वर्ल्ड होता है। तुम्हारे क्लास में बताया था कुछ पैरेलल वर्ल्ड के बारे में? हाँ, बस वैसे कुछ होता है। तो ये इसकी बात है। अब हम चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत से, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत जो है ये होती है हमारी इन 4 टॉपिक से। ये 4 टॉपिक है, ये आप ये खत्म करने किसी भी तरह। तो भाई पहला टॉपिक है इसका आज का, वो है आइसोटॉप। अपने एनसीईआरटी में जाओ और इसको ढूंढ लो, टॉपिक है 2.2.4 आइसोटॉप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2.2.4 पे एक बार जल्दी से। ये टॉपिक है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। आइसोटोन एनसीईआरटी में नहीं है, बस इसको हम करेंगे होने को तो आइसोडोपर और आइसोपर भी होते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 ही करेंगे हम। सबसे पहले है आइसोटॉप। इसके नाम में इसकी मीनिंग है, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप का मतलब होता है प्लेस। और क्यों लिखा गया भाई इसको सेम प्लेस, ये पता लगेगा। लड़कियों में पहले किसी भी एक आइसोटॉप का नाम बताना जो थोड़ा बहुत याद तुमने सुना हो कभी। हाइड्रोजन, ये देखो मैं ध्यान से, हाइड्रोजन H11, H12, H13 हाइड्रोजन आइसोटॉप है।
हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। तुम्हारे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 का नाम ही हाइड्रोजन है, पूरा हाइड्रोजन पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन की डिटेल में जानकारी तुम्हें वहां मिलेगी। फिलहाल तो देख लो, आइसोटॉप हाइड्रोजन के 3 होते हैं। पहले का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटीरियम और तीसरे का नाम होता है ट्रिटियम। बॉयज में बताओ, इनमें से रेडियोएक्टिव कौन सा है? रेडियोएक्टिव कौन सा है? ट्रिटियम रेडियोएक्टिव है, ये रेडियोएक्टिव है, ठीक है। रेडियोएक्टिव कुछ नहीं होता। रेडियोएक्टिव वो चीज होती है जिसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो अपने अंदर से क्या निकालना शुरू कर देता है? अल्फा, बीटा और गामा। गामा सबसे खतरनाक, इतनी खतरनाक कि गामा रेज को मैं इस कंक्रीट की दीवार में मारूं ना तो यहाँ से चीरती हुई निकल जाएगी बाहर। हड्डियों का तो सोचो ही मत, हड्डियों को तो सोचती भी नहीं हो ज्यादा, ठीक है। तो गामा रेज सबसे खतरनाक। अभी आज इसके बारे में भी अच्छी खासी डिस्कशन होगी क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का भी टॉपिक है। तो फिलहाल हमारे 3 आइसोटॉप तुम्हारे सामने है। होता क्या है आइसोटॉप? सिंपल सी डेफिनेशन भाई, आइसोटॉप बोलते हैं सेम क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। चेक करियो, एटॉमिक नंबर सेम है तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सेम होना चाहिए भाई तुम्हारा जेड। कोड समझ में आ रहे हैं? अब आदत पड़ जाएगी, हम ये ड्रामा नहीं करेंगे। सेम, फिर एटॉमिक, फिर नंबर, नाम, जेड, सब कुछ कोड में होगा। इस बच्चे के ना देखो नोट तुम्हें ऐसे लग रहे होंगे, घसड़ पसड़ कर रखी है इसने ना, ब्लू चिप बना रखी है, ये ऐसी मेमोरी कार्ड बना रखा है इसमें, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एम्बेडेड है, डली हुई है, ठीक है। और राइटिंग भी ऐसी है जो समझने लायक है, आराम से समझ सकते हो उसकी राइटिंग को भी। तो उसको ध्यान से अपने पास रखे और इससे भी अपडेटेड नोट्स बनाओ। अब ऊपर क्या है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो ये क्या होता है भाई? डिफरेंट। तुम देख पा रहे हो ये डिफरेंट है, ए यानी मास नंबर। बन गई डेफिनेशन। डिफाइन आइसोटॉप। आंसर, आइसोटॉप क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप, ठीक है। अब पेज नंबर 2 पे आ जाओ। जो ये नोट्स आपको मिले हुए हैं इसमें पेज नंबर सभी को मिले हुए हैं या फिर अभी भी कोई है जिसको नहीं मिले नोट्स? एक फिर को नहीं भी मिले, 2 3। आपकी पहली क्लास है दोनों क्या है भाई? प्रीवियस क्लास 2 हो चुके हैं, उनको जरूर ले लियो। तो यार 1 हो चुकी है। जो प्रीवियस क्लास है उसको ले लियो, नहीं तो ये साइंस में छोड़ेंगे तो प्रोसीड करना है। तो प्रीवियस क्लास में अटेंड करो। यहाँ से जो रिकॉर्डिंग है ये इसी लिए है। और एक भाई किसी भी कीमत पे संडे क्लास मिस मत करियो, क्योंकि संडे क्लास में चैप्टर 1 रिपीट हो रहा है पूरा जुलाई में। बार बार बोल रहा हूँ ये बात, अन्यथा तुम ना और तुम्हें इस चीज का ना खामियाजा बहुत जल्दी पता लग जाएगा और तुम्हारे साथ घटेगा लाइव कि भाई हमने गलत किया है, जो भी चीज की है अभी तक टाइम खराब ही किया है। तो आइसोटॉप समझ आगे। डेफिनेशन पे आ जाओ, पेज नंबर 2 लेफ्ट के बॉटम में देखो आइसोटॉप की डेफिनेशन। आइसोटॉप, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसे कहते हैं आइसोटॉप। हाइड्रोजन के आपके सामने है, कार्बन के आइसोटॉप भी बड़े पॉपुलर हैं, C12, C13, C14। किसी भी पुराने जीव जंतु या फिर पुराने पेड़ पौधों की लाइफ पता करनी हो, किस आइसोटॉप का यूज करोगे? C14। इसे रेडियोएक्टिव आइसोटॉप बोलते हैं। इसको डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज पता करने के लिए कि ये भाई ये जानवर मरा है, ये डायनासोर जो मरा है कितने करोड़ों साल पहले का था, तो उसके लिए कौन सा आइसोटॉप यूज करते हैं? C14। ये कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये है। तो 2 एग्जांपल इस बच्चे ने कौन सा एग्जांपल लिया है? कार्बन 14 का। थोड़ी जगह बची हुई है, डाल दो इसमें एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन के भी एग्जांपल डाल दो। अरे यार तो यहाँ पे हुआ ये आइसोटॉप खत्म सारा।
अब बात आती है इसको क्यों कहते हैं सेम प्लेस। तो चेक करिए, ये हो गया भी सभी का नोट हाइड्रोजन वाला, इसमें रेडियोएक्टिव होता है ट्रिटियम। अच्छा, इसमें आइसोटोप में बोलते हैं सेम प्लेस। मान लो पीरियोडिक टेबल में तुमने देखिए हर एलिमेंट के लिए अलग अलग जगह है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन की जगह आती है तो हाइड्रोजन में आपका आ गया H11, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। तो क्या इसको 3-3 जगह मिलेगी क्या पीरियोडिक टेबल में? अलग अलग जगह पे रखे नहीं, एक ही जगह पे तीनों एलिमेंट आते हैं, प्रोटियम भी, ड्यूटियम भी, ट्रिटियम भी, तीनों एलिमेंट एक ही जगह पे। उन्होंने कहा भी तुम्हारे आइसोटोप हैं, इनको तीनों को एक ही जगह कंसीडर करके चलो, ये नहीं कि तुम्हें अलग से जगह देंगे हम, ड्यूटेरियम आएगा इसको अलग से जगह पे डालेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि ये एक ही जगह पे आते हैं तो इसको पढ़िए एक बार, सेम प्लेस, इसीलिए बोलते हैं इसको आइसोटोप। आइसोटोप हमेशा कहाँ आते हैं? एक ही जगह पे। कार्बन की एक ही जगह है 6, नंबर 6 पे मिलेगा आपको। ये नहीं कि कार्बन 13 आ गया तो उसको अलग जगह दो, ये साफ हो गए हो, इसको नहीं, एक ही जगह पे रखो तीनों को। दिस इज दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड आइसोटोप। समझ में आ गया भी सारा? अगले नंबर पे आ जाओ, आइसोबार। अगला फिर से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भाई आइसोबार किसे कहते हैं। इसी का बिल्कुल अपोजिट कर दो तो डेफिनेशन उसी से बन जाएगी। आइसोबार एग्जांपल है कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, आर्गन वाला भी ये भी थी। ये देखो जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी अब की बार? डिफरेंट, यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, तो इसे बोलते हैं आइसोबार। और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। डेफिनेशन पे आ जाओ, एटम्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोबार। एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और आगे अगर हम चले तो एक आता है आइसोटोन। आइसोटोन इसके नाम में ही है, आइसो का मतलब सेम, टोन, टोन से न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो गए तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोन। तो देखना भी एक बार इसको भी। एग्जाम्पल है C614, ऑक्सीजन 816। चलो बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? वेरी सिंपल, न्यूट्रॉन निकालना आसान होता है। ऊपर वाला होता है मास नंबर, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, माइनस कर दो। 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8, आ गया ना सेम। तो सेम न्यूट्रॉन अगर है तो समझ लो ये क्या हो गया? आपके आइसोटोन हो गए। डेफिनेशन पे देखो, एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोन। और ये आपके एग्जांपल हो गए 2। यहां तक की कहानी क्लियर है ना सभी की? चलो अब इसके ऊपर टॉप पे जो कल की क्लास में हुआ था उस पे जल्दी से निशान लगा लो। एटॉमिक नंबर दिख रहा है सभी को? आइसोटोप के ऊपर जाओ, फिर और थोड़ा ऊपर जाओ, फिर और थोड़ा ऊपर जाओ, देखो आपको एटॉमिक नंबर दिखेगा। मिल गया? उस पे निशान लगाओ जल्दी से। एटॉमिक नंबर यानी जेड किसके बराबर होता है? हमेशा, कल यही बात बार बार बोली जा रही थी, जेड हमेशा बराबर होगा ZP, ठीक है ना? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और किसके बराबर हो सकता है? कोई बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ठीक है ना? तो इसने आगे यही लिख रखा है। फिर मास नंबर पे आ जाओ, ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये भी हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे आ जाओ, ये होता है AXZ, ये भी हो गया। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियम। तो इसने अपने नोट्स में सारी इंफॉर्मेशन एम्बेडेड डाल रखी है सारी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैंने कहा था कि जो नीट के जो क्वेश्चन है उनमें से 2 क्वेश्चन के आंसर दे दो ताकि हम अपने टारगेट, अगले टारगेट पर चलें। तो भाई अगले 2 क्वेश्चन ये हैं इसके नीट के। जो टॉपिक हमारे यहाँ हो रहे हैं क्लियर, उसके हिसाब से ये बिल्कुल बेस्ट सूटेबल है। देखते हैं कितने बच्चे अपना ऑप्शन लिखेंगे करेक्ट। Which one of the following is not isoelectronic with this? चलो TL के बारे में अगर कोई नहीं जानता हो तो इसका नाम है हेलियम।
फोटो ABCD लिखो कैपिटल में अपने इसमें। भाई देखो नीट में आया था क्वेश्चन और उम्मीद है तुम में से कई बच्चे अपना लॉजिक इस्तेमाल करके आंसर बता देंगे। कितने बच्चों का आंसर आएगा हैंड करियो। कितने बच्चों का नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बताइयो। ए ऑप्शन करेक्ट है भाई हेलियम। यह देखो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 तो वैसे ही होते हैं 2 ले रखे हैं 10 हो गए ना भाई। सोडियम पॉजिटिव में 11 में से 1 माइनस करो 10। F नेगेटिव 9 में 1 ऐड कर दो 10। 9 में 7 होता है 7 में 3 ऐड कर दो 10 तो कौन रहेगा इसलिए उन्होंने जानबूझ के टीएल दिया देखा था कि माइंड में साइकोलॉजिकल दबाव पड़े बच्चों के। और इसका कुछ एटॉमिक नंबर जानने की भी जरूरत नहीं थी। बोलो जरूरत है भाई जानने की। वैसे नॉलेज के लिए लिख दो टीएल को बोलते हैं थैलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 81। नॉलेज के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि सारी पीरियोडिक टेबल के आप एटॉमिक नंबर याद करते रहो 1 से 30 तक याद करो बस। ओके अब यहाँ पर ये कहानी भी खत्म कर दो भाई ज्यादा डिटेल में ज्यादा खेलना भी इनमें। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। तो देखने एक बार ध्यान से CO कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो भाई। तो ऐसा मास नंबर है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 में मैच कर लो कौन सा 14 है इनमें से सी पक्का 14 है। ऑक्सीजन यार सी में तो 10 दिख रहे हैं मेरे को तो कौन सा है ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखते हैं क्या ए ऑप्शन करेक्ट है। Cn नेगेटिव कार्बन में कितने हो गए 6 नाइट्रोजन में प्लस का 1 क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है ठीक है ना। आंसर आ गया एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है भाई। वैसे कोई बच्चा बता सकता है Cn नेगेटिव को क्या बोलते हैं। Cn नेगेटिव को बोलते क्या है कोई नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे इसे साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड आयन जहर होता है और दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। थोड़ा सा भी अगर चाट लिया चाट में जाने से गया आदमी गया डेड। सोचो ही मत कि डॉक्टर के पास जाकर ठीक होगा वो कोई मतलब नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इनमें से अपने आप चेक कर लोगे ना कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो मैं घर के लिए दूंगा होमवर्क ये जरूर करना जरूर। अब एनसीईआरटी में जल्दी पहुंच जाओ और अब बताना जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाओ सीधे। सीधे एक्सरसाइज में पहुंच जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से। ये ना ये जितनी भी केमिस्ट्री है या फिजिक्स है आपकी या मैथ है इनको काबू करने के लिए ना आपकी हाईलाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। यार तुम लॉजिक देखो ना इसका। 2 चैप्टर ऐसे मानते हैं जो कहते हैं केमिस्ट्री में जिससे हर कोई डरता है टीचर तक भी डरते हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक इक्विलिब्रियम। वो तो मैं इंटरेस्टिंग वे में मेरे को खुद आधा घंटा पढ़ना पड़ता है ताकि मैं कौन से टॉपिक को कवर करूं जिसमें ना क्या नाम है ये लॉजिक है वो कम आराम से क्लियर होते रहे। इसके लिए 15 साल की मेहनत भी लगी है और ये कुछ नोट से इसकी हेल्प होती है तब जाके काबू में आएंगे। काबू में आने वाले हैं देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं 67 और अभी तो पार्ट जोड़ेंगे एक क्वेश्चन में 5 4 पार्ट हैं। अगर वो भी सारे जोड़ दे तो 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन में भी अगर हम अभी तो रुक जाओ ये देखो इसके पहले ना वो भी आते हैं प्रॉब्लम। कितनी प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम है लास्ट। ये लास्ट प्रॉब्लम है 18 यानी 18 प्रॉब्लम। इसके भी कुछ पार्ट है ये सारे जोड़ दे तो 175 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ एनसीईआरटी के ठीक है ना। इसीलिए तो तुम्हारी रेस्पेक्ट होती है बाहर निकलते तो भाई साइंस स्टूडेंट। वाह
अलग ही लॉजिक में चल रहे। 175 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के। इसीलिए इनको अगर काबू में करना है ना, इसका एक ही तरीका है, टिक मार्क लगाओ, जो भी हो जाए टिक मार्क, तब ये काबू में आएंगे। और होमवर्क लगातार करो, जिसकी जो डाउट होमवर्क में पूछो, क्योंकि मैं वही होमवर्क दूंगा जिसमें जो सबसे आसान होगा। तो देखो यहाँ टिक मार्क लगा दो भाई, तुम्हारा ये थर्ड हो गया खत्म, टिक मार्क लगा दो, फोर्थ हो गया खत्म, ठीक है, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। अब सीधा आ जाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन 22 पे निशान लगा दो, ये भी हो गया खत्म। याद है, भूल गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, ये भी होमवर्क में दिया था, ये भी खत्म हो गया। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ 27 को, टिक मार्क लगाओ पहले तो। 27 में वो पूछ रहे हैं हमसे कि गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशीज, निकाल के दिखाओ O2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ, लिख दो O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव। वेरी गुड, 18 का आंसर है यार, कितना 18 तो गलत है भाई। O2 पॉजिटिव नीचे 2 है, ऊपर पॉजिटिव है। और आए किसी का 17 14 दिया भाई, 15 ठीक है, 15 ओके। आंसर है 15, 15 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा हुआ करवा दिया, मेरे को लगा ये तो बहुत आसान है, कर ही लोगे। चेक करियो, ओ नीचे 2 है, ये पॉजिटिव, यानी ऑप्शन 2 है, 1 नहीं है। एक ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 में कितने होंगे? और पॉजिटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आंसर क्या आया? 15। और जल्दी से करके दिखाओ एक बार, H2 पॉजिटिव में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां तक का ये जो टारगेट था ये हो गया खत्म। और अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे तो भाई अगला टॉपिक जो है ये है आपकी एक्सरसाइज का 2.1। जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना वो 1 और 2 के पीछे पड़े रहते हैं, इनके सारे 2.1 भाई, एक्सरसाइज का 2.1। और बोर्ड पे देखना इसको, 2.1 का पहला पार्ट। 2.1 के कितने पार्ट हैं? 2। और सेकंड के कितने पार्ट हैं? 3। टिक मार्क लगाओ भाई 2.1 पे। टोटल 5 पार्ट है, ये जितने ही प्राइवेट स्कूल हैं इन 5 के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि इनमें अलग लॉजिक इस्तेमाल है। देखना एक बार ध्यान से क्या है। पहला पार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका वजन 1 ग्राम हो। यानी वो सीधा सीधा पूछ रहे हैं 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी नहीं बताया एलिमेंट कौन सा, बस पूछ रहे हैं 1 ग्राम में कितने एलिमेंट होते हैं बताओ। कोई नहीं भाई, हमें तो इतना पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कितने का मास क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास बताइयो 1 × 10⁻⁻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 ⁻
अब किलोग्राम को ग्राम में बदल दोगे? क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो 9.1 into 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाई 1000 और आंसर आ गया ग्राम। तो आंसर हो गया 9.1 10 की पावर बोलो 28 ग्राम। बोलो यहाँ तक समझ में आया भाई? हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या है इसमें, जब 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताओ फिर 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 9.1 10⁻⁻28 और ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन
मुझे साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद पावर बताना कितनी आई है। समझ रहे हो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? ये होता है, देखो आप आंसर ऐसे मत बताना मेरे को 10 की पावर 26 आ गई, नहीं। साइंटिफिक नोटेशन होता है एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाए बस, और 10 की पावर क्या हो जाए 1 2 3, तो क्या होगी 23 होगी, ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन बताना क्या है। वैसे तो संडे क्लास में तो तुम आओगे, उसमें तो सारी चीजें साइंटिफिक नोटेशन सब होगी उसमें तो। बताओ रफली आंसर कितना आया? 1.0 वेरी गुड, ये ठीक है। और 0.1 10 की पावर कितनी आई? 27 ठीक है। 10 की पावर 27 बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू में अभी लिखता रहूंगा, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो चैप्टर नंबर 1 से हो गया। तो इसका आंसर आ गया आपका 1.09 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ गया? कैलकुलेशन फिलहाल के लिए छोड़ दो, संडे के लिए छोड़ दो, संडे को सीखेंगे सारे, ठीक है। दूसरा पार्ट इसी का पढ़ना जरा। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है ये नोट कर लो भाई जल्दी से एक बार। कर दो रब। और फिजिक्स पे थोड़ा स्पेशल ध्यान रखियो भाई, केमिस्ट्री में तो तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा और वो भी अच्छी तरह से, लेकिन फिजिक्स पे ध्यान रखियो। बताते हैं फिजिक्स का हर साल पेपर थोड़ा सा अलग ही होके आता है, उसमें न्यूमेरिकल की क्रिएटिविटी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन ये है भाई, इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है बताइए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हमें तो बस इतना पता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अब जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट आज तक करा ही नहीं है? हैंड रेज करियो। मोल कॉन्सेप्ट बस इतना सुन लो, ये हो गया तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म अगले 1.5 मिनट में। इंडिया में इस्तेमाल होता है 1 दर्जन, इसे बोलते हैं 1 डजन। कितना आइटम? 12 आइटम। मोस्टली तो मैं कहीं देखा ही नहीं 1 डजन, कहीं बस केलों में देखा है। 1 दर्जन केले दे दो, 12 केले दो, बस इंडिया में ही होता है। इंडिया से बाहर जाओगे तो 1 ग्रॉस भी इस्तेमाल होता है। कितना आइटम बोलो? 20 आइटम। 1 ग्रॉस होता है 20 आइटम, जो इंडिया से बाहर यूएस वगैरह कनाडा वगैरह में यूज करते हैं ज्यादातर। और वहां ये भी यूज करते हैं 1 स्कोर। 1 स्कोर कितने आइटम? 144 आइटम्स, ठीक है ना ये। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है 1 मोल। भाई 1 मोल जब अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अरबों खरबों से भी बहुत ज्यादा हो, तो इसके लिए बोलते हैं हम 6.022 10 की पावर 23 आइटम्स, इसे बोलते हैं 1 मोल। बस इतना याद रखना फिलहाल के लिए, बाकी तो संडे क्लास में छोड़ दें। यार ये पूछ क्या रहे हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना है तो 1 मोल का कितना होगा जी? 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा भाई? 9.1 10 की पावर 31। बोलो क्या करूं इसके साथ? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 6.022 10 की पावर 23 kg। और आपका आंसर यहां से आया किसी का आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाल दिया भाई। 5.48 10 की पावर बोलो -4 किलोग्राम। ये आ गया भाई। ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास है? 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का मास है। और इतने इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो नीचे लिख लो 1 मोल
इलेक्ट्रॉन का मास इतना, खत्म हो गया क्वेश्चन। ग्राम में क्यों, ग्राम में क्यों आएगा, तुम भी ग्राम में निकाला है, उन्होंने बोला है ग्राम में निकाल लो। किलोग्राम भी नहीं बोलता। हाँ उसको निकाल सकते हो, मोस्टली तो केजी है वो, तो तब बोलने अगर कुछ है ना तब करते हैं, ऐसे तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करो भाई। ठीक है 5.4 है 10 की पावर -7 kg। इतनी कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे, हमारा तो ठीक हो याद है। इसी का दूसरा पार्ट, अब वो पूछ रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ। हैंड रेज करना एक बार, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हैंड रेज करियो। 1 इलेक्ट्रॉन पे पहली क्लास में बताया था, बताइयो। 6.25 into 10. नहीं 6 पॉइंट कहाँ से आएगा मधुर, हाँ 1.6 10 की पावर -19 कॉलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल पे इतना चार्ज, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, बता दो भाई। 1 मोल पे कितना है 6.022 10 की पावर 23, इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, सीधा फिर से मल्टीप्लाई। एंड दिस टाइम कॉलम चेक करो कितना चार्ज है, -9.63 into 10 की पावर 63 10 की पावर 4. 4। इस बार मेरे को ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, देखो और किसी का है तो कुछ 10 की पावर 4 बिल्कुल ठीक है, यही है यही है। ये हो गया तुम्हारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इतना चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे। तो ये वाला जो पार्ट था ये भी खत्म। अब तीसरे पार्ट में चल रहे हैं, कर दो इसको रब। टॉपिक अपने एनसीईआरटी में निकाल लो, थॉमसन मॉडल। जो हमने साइंटिस्ट के स्लॉट बनाए हैं ना, तीन साइंटिस्ट का एक स्लॉट कॉम्बो बनाए हैं। आज हम पहले कॉम्बो से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। रोज हम एक साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, टोटल 12 साइंटिस्ट का चैप्टर खत्म है, टोटल 12 है। तो आज ये पहला साइंटिस्ट शुरू हो रहा है जिसने भाई जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जे थॉमसन। टॉपिक बताइए कौन सा है, 2.2.1 ये रहा, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन का मॉडल। इसके बाद आएगा भाई दूसरे नंबर पर रदरफोर्ड का मॉडल जो कल करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी और न्यूमेरिकल सेक्शन, इनका कॉम्बिनेशन बना के चलते रहो। मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर को कवर कर दोगे आराम से। अगर एक के पीछे पड़ गए, सिर्फ थ्योरी के पीछे तो हो जाएगी बढ़त, सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे पड़ गए तब भी हो जाएगी बढ़त, ठीक है ना। दोनों का कॉम्बो बना के चलते रहो। जे थॉमसन सबसे पहला साइंटिस्ट 1898 यानी 200 साल, लगभग 200 साल पहले, 200 कितने हो गए, 100 हो गए, 124 साल हो गए, 120 साल पहले इसने ना ये बता दिया था कि एटम की रेडियस होती है 10 की पावर -10 मीटर। मेरी तो समझ में नहीं आ रही, ना तो कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, ना तो सुपर कंप्यूटर थे उस टाइम पे, ना इंटेलिजेंस थी इतनी। इसने उस समय बता ही दिया 10 की पावर -10 मीटर, इसलिए बड़ा साइंटिस्ट। ठीक है, अंडरलाइन करते रहियो इसकी सारी बातों पे। और जितने भी साइंटिस्ट पढ़ेंगे उनकी दो बातें पढ़ेंगे, अचीवमेंट ड्रॉबैक, अचीवमेंट ड्रॉबैक, कामयाबी और कमियां, ठीक है ना। तो फिलहाल तो एनसीईआरटी पे अंडरलाइन करो, इसको कवर करने का इसकी ट्रिक्स है, इसको देखेंगे आगे। अच्छा, इस मॉडल को ना बोला गया वाटरमेलन मॉडल, जो हम इंडियंस को आराम से समझ में आता है। वाटरमेलन भाई तरबूज है, काट के देख लो, रेड पोर्शन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज होते हैं एम्बेडेड उसके अंदर वो हो गए इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। दोनों के दोनों बैलेंस होते हैं। जितना मान लो पॉजिटिव चार्ज है +50
तो 20 क्या कर देगा -50, ये हो गया हमारे दोनों न्यूट्रल। इसने इसकी न्यूट्रलिटी के बारे में बताया जिसके लिए इसकी बहुत तारीफ हुई, ठीक है। लेकिन क्या हम रेजिन पुडिंग को भी समझ पाएंगे? इंडियंस ये भी समझ लेंगे। रेजिन पुडिंग जो होता है ये होता है हलवे के ऊपर किशमिश छिड़क दो, तो जो हलवा है वो पॉजिटिव चार्ज, किशमिश है वो नेगेटिव चार्ज, खत्म, एक ये हो गया। बट जो प्लम पुडिंग है ना, ये हम इंडियंस यूज नहीं करते, ये फॉरेनर यूज करते हैं क्रिसमस पे। जैसे हमारे में मान लो भाई दिवाली है तो खीर बन गई फॉर एग्जांपल, तो वहाँ क्रिसमस पे क्या बनता है? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम होता है आलू बुखारे, देखे आलू बुखारे सभी ने, जो फ्रूट से होते हैं वो, उसका हलवा बनाते हैं और उस प्लम्स को ऊपर छिड़कते हैं, जैसे हमने अभी किशमिश छिड़की थी, ठीक है ना। तो उस आलू बुखारे के हलवे को बोलते हैं प्लम पुडिंग। लॉजिक वही है, वही बताने का, वही हलवा हो गया तुम्हारा पॉजिटिव स्पेयर और उसमें जो प्लम्स आए हैं वो क्या हो गया? नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में कामयाबी क्या थी? ही एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसने बता दिया कि ये एटम न्यूट्रल होते हैं, जो आज भी माना जाता है हाँ भी न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन ये कामयाबी नहीं थी कि हलवा बना देगा तो एटम बन जाएगा, नहीं, ये कामयाबी नहीं थी भाई। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? शेल में, पहली शेल में 2, अगली में 1, फिर अगली में 1, इस तरीके से। बट ऐसे ये छिड़क दिए, ये गलत था। रही बात इस हलवा बनाने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिल गया, थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। और क्या नाम है इसकी जो अचीवमेंट और ड्रॉबैक है, फिर से नोट्स में आ जाओ, कुछ नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसने ड्रॉबैक और अचीवमेंट को पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 नहीं है तो अपने घर पे ना लिख लियो 1 2 3 4, और राइट के बॉटम में देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, एडवांटेज मिल गई थॉमसन के जस्ट नीचे देखो। और देखो एडवांटेज क्या थी? ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन बाय द पॉजिटिव स्फीयर। लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन यही थी, लिमिटेशन वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया एक ही लाइन में कि जितने भी बाद में एक्सपेरिमेंट हुए उनको ये मैच नहीं कर पा रहा था। तो थॉमसन मॉडल वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। बाद में बहुत कुछ डिस्कवर हो गया, थॉमसन उसको मैच नहीं कर पाया। 1898 में ये घटना घट रही थी किसी एक जगह पे, और उसी के बाद रदरफोर्ड में देखना एक बार कौन से साल में आया था रदरफोर्ड? 1911, लगभग कितने साल हो गए? 10-12 साल बाद किसी एक लैब में बैठा किसी का स्टूडेंट अपने दिमाग में कुछ और ही चीजें पका रहा था वहां पे, और कैसा जीनियस था। तुम इसके बारे में मैंने इसके बारे में जब डिटेल में एमएससी में पढ़ा था तो उसमें कुछ ऐसी बातें बताई थी, मैं भी हैरान हो गया यार कैसे कैसे साइंटिस्ट है ये। इसकी कोई वो नहीं थी ये 10-12 साल में कि भाई इसका टीचर रह चुका है जे थॉमसन, ठीक है, तो अपने टीचर के बारे में कमी निकालेगा। सिर्फ लैब में ऐसे बैठा था और कुर्सी पे ऐसे लेटा हुआ था आंख बंद करके। इसके स्टूडेंट आए, सर आज क्या करना है? तो जब रिसर्च होती है पीएचडी वगैरह में, तो जो पीएचडी वाले होते हैं साइंटिस्टों के नीचे काम करते हैं, तो सर आज क्या करें? तो आंखें बंद बंद कर कैसे? एक काम करो, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल मारो। अब सारे के सारे हो गए शुरू, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल मारना शुरू। ये क्या एज्यूम करके बैठा था? ये एज्यूम करके बैठा था कि जब मेरे टीचर ने ये बोल दिया है कि एटम्स में 3 ही बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्यों बनाऊं मैं? ये एज्यूम करके बैठा था ये होते हैं नेगेटिव, ये ऐसा एटम मान के बैठा था। और मेरे स्टूडेंट आएंगे मेरे पास, बोलेंगे सर सारी अल्फा पार्टिकल पास होगी, मतलब ये मान के चल रहा था सारी पास होगी। इसके सर में होगी भड़क जब इसके स्टूडेंट आए और ये बोले सर मोस्टली तो पास हो रही है, आंख बंद करके बैठा हुआ है अभी भी, सर मोस्टली तो पास हो रही है, कुछ डिफ्लेक्ट भी हो रही है, और सर एक ने तो ऐसे निकाल दी 20,000 में से एक टकरा के बाउंस बैक भी हो रही है सर।
भाई सिगार फेंक के ऐसे उठा कुर्सी पे से, सही बता दो किसने कराया, एक्सपेरिमेंट किसने कराया, सर ने कराया, चल 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 आजा दिखा, देखे तो सही में था, तो समझ गया भाई गुरुजी थे गलत, एटम ऐसा होता ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता ही नहीं, सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर ऐसा होता तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे सारी की सारी अल्फा पार्टिकल पास होगी और वहां बाउंस बैक होगी, क्योंकि थ्योरी मॉडल इतना बड़ा है कि 40 मिनट में तो मैं करवा नहीं पाऊंगा भाई, ठीक है ना। कल की क्लास में तो और भी भयानक भयानक चीजें पता लगेंगी कैसे कैसे क्या हुआ। तो इसने वही बता दिया कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, अदरवाइज ये सारी पास होनी चाहिए थी। अब इस बात को 3 मिनट और ले रहा हूं मैं, इस बात को एलैबोरेट करने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा, क्या कोई बच्चा अल्फा पार्टिकल के बारे में जानता है? बताओ क्या होता है अल्फा? पॉजिटिव चार्ज हीलियम +2 चार्ज। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ना अपने अपने नोट्स में इस बात को लिखियो और मैं बताऊंगा क्यों वो कुर्सी पे से खड़ा हो गया। देखो, एक अल्फा, और लोग समझते हैं कि मतलब बच्चे कई सारे ये समझते हैं ये हीलियम ही होता है, नहीं यार ऐसा नहीं है, ये नीचे हीलियम है ऊपर अल्फा है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हीलियम पे अगर तुम 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो हो जाएगा अल्फा, और नॉर्मल हीलियम क्या होता है? एक एटम होता है। और एक्सप्लेन करें तो हीलियम जो है इस पे एटॉमिक नंबर 2 है, मास चार्ज है 4 है, और इसका जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है। तो बताओ एक एक करके बताइए, प्रोटॉन कितने हैं इसके ऊपर में? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 यार, न्यूट्रल एटम थोड़ी ना है, आयन है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 के दोनों लॉस कर दिए ना, 0 हो गए। बताओ अब न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। बहुत बढ़िया, इसमें बताइए, बताओ प्रोटॉन कितने हैं? 2। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। इन इलेक्ट्रॉन को देख लो, यहाँ 0 और यहाँ पर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड हीलियम। समझ में आया? यानी वो जो बच्चा बता रहा था बिल्कुल ठीक था, हीलियम आयन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। देखो ये रहा हीलियम आयन, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है भाई। और ये जो ग्रीन पोर्शन है कल की क्लास में याद दिलवा देना, ये जरूर करना है हमें। यहाँ पर रदरफोर्ड के बारे में एक लाइन दी गई है, देखो रदरफोर्ड फाउंड किया अल्फा रेज क्या होती है? हाई एनर्जी और भारी होती है, यानी अल्फा भी पॉजिटिव है। तुम्हारे किसी न किसी बच्चे के दिमाग में जरूर आया होगा यार ये भी पॉजिटिव है, और इसकी माने थॉमसन की माने तो सारा का सारा तरबूज तो लाल है, वो भी पॉजिटिव है, तो बाउंस बैक होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन ये तो रदरफोर्ड क्या कह रहा है? नहीं, सारी जाएंगी स्ट्रेट जाएंगी। पता है क्यों? सोचो, एक मिनट सोचो। पॉजिटिव हिस्सा सभी में है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, जो रेड पोर्शन तो सारा पॉजिटिव है ना, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव हो गए? 4 8 पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? 8 के 8 पॉजिटिव सेंटर में आ गए। अब तुम बताओ, अगला 1 मिनट बहुत क्रूशियल है, ध्यान से बताइए। हीलियम हाई एनर्जी और भारी पार्टिकल होता है पॉजिटिव। ये सिंगल पॉजिटिव डबल पॉजिटिव को रोक लेंगे क्या? नहीं। इसीलिए सारी क्रॉस, ये सोच के बैठा था वो कुर्सी पे कि आगे ये बोलेंगे सर सारी की सारी पास थ्रू द बॉडी। लेकिन जब अल्फा 2 पॉजिटिव हीलियम, ये 2 पॉजिटिव हीलियम जब 8 पॉजिटिव से टकराई तो रिफ्लेक्शन होना ही था। आया समझ में कुछ? यहाँ तो सोच रहा था सारी पास होगी, सिंगल पॉजिटिव है, कोई कौन रोकेगा इनको। और जब अकेले से टकराएंगी ये 2 पॉजिटिव, मुकाबला करेगी सेंटर में 8 पॉजिटिव का,
तो क्या ये मतलब इसको भी पास करती हुई निकल जाएंगी? अब बस की नहीं है इसकी, अब तो डिफ्लेक्शन होना ही था, ठीक है। और जैसे डिफ्लेक्शन हो गया इसका दिमाग घूम गया कि भाई वो गुरुजी गलत थे, सारा मास सेंटर में ही है, सब कुछ मास सेंटर में ही है। इसी ने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सेंटर में पड़े हैं, ठीक है। और इसी ने बताया इस मास को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसने पहली बार नाम दिया कि सर इसे न्यूक्लियस होता है। इसके गुरु ने बताया 10 की पावर -10 मीटर एटम की रेडियस है, और रदरफोर्ड ने बताया 10 की पावर -15 न्यूक्लियस की रेडियस है। समझ गए कहानी को? बाकी करेंगे हम अगली क्लास में।